आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? आपने कैसे सोचा कि आपको इंजीनियरिंग में आना है? कि ऐसे कोटा से ऑफर आया था तो पहले तो बहुत ही घबरा गए थे। अच्छा, आपकी पढ़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा मतलब क्रूशियल जो चुनौतियाँ थीं, वो क्या थीं? तो हाँ, तो स्टार्टिंग के टेस्ट एग्जाम्स में भी ये दिख रहा था मुझे, रैंक्स उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। मेरे को ऐसा लगता है कि अपने दोस्त बाकी जो बैचमेट्स इनके इनका नहीं सुनना चाहिए बिल्कुल भी। दोस्तों, एक टीचर और उसके सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस यही होता है कि टीचर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन उसके जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, वो इतनी आसानी से आपको अवेलेबल नहीं होते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं टॉपर्स टॉक की इस सीरीज़ में आपके साथ बात कर रहा हूं मिस्टर अंकन सरकार के साथ, जिन्होंने 2021 जेई एडवांस के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़बरदस्त सफलता हासिल करी और आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में उन्होंने इंजीनियरिंग किया। ये बताइए कि आप खुद अपने मुंह से बताइए कि आपने जेई एडवांस में कौन सी रैंक हासिल करी थी? मेरा 67 रैंक था ओपन कैटेगरी में। ओपन कैटेगरी में 67, यानी टॉप 100 में आपने रैंक हासिल करी और आपको आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में पढ़ने का मौका मिला। इसकी वंस अगेन जी, अंकन बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसी चल रही है लाइफ अभी? अभी जैसे मैं आईआईटी से 2025 में पास आउट हुआ, उसके बाद ऐसे ही इंटर्नशिप के थ्रू सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स साउथ कोरिया में आया था। फिर वहीं से ऑफर मिल गया। फिर अभी वहीं पे अभी जॉब कर रहा हूँ, 10 महीने हो गए कोरिया में रहे हुए अभी मुझे। अभी सब सही चल रहा है, काम वगैरह भी। अब अभी तो लगभग मन बन चुका है यहाँ पे। ओके, तो मतलब अब आप एनआरआई बनने जा रहे हैं। बन ही चुका हूँ ऐसे तो मार्च से। अच्छा, मार्च से एनआरआई बन चुके हैं। हाँ, 6 महीने लगते हैं। 6 महीने बाहर रहना पड़ता है, फिर तो बन जाता वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया, सुनकर खुशी हुई कि कल तक जो बच्चे यहीं कोटा की गलियों में हमारे साथ घुमा करते थे, आज वो एनआरआई बन चुके हैं। है। तो ये इन बच्चों की मेहनत का ही कमाल है। तो अंकन, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी अपन पूछेंगे कि भाई आपकी हम्म, जर्नी कहाँ से शुरू हुई? आपने कैसे सोचा कि आपको इंजीनियरिंग में आना है, या आपने सोचा, या आपके घर की तरफ से कुछ ऐसा अ, हम्म। था कि भाई आप इंजीनियरिंग बनेंगे? तो इस बारे में कुछ बताइए आप। तो ऐसा था कि जब अराउंड मैं 8th में था, तब मेरे मेरे भैया मेरे से 3 साल बड़े हैं, मेरे सगे भैया, वो 11th में थे। तो उन्होंने ऐसे कोचिंग ज्वाइन किया। उसके पहले हमें ऐसा कोचिंग का आइडिया नहीं था। तो मेरे भैया जब 11th में ज्वाइन किया कोचिंग में, 8th में था, तब मेरे पेरेंट्स को लगा कि एक्चुअली इसमें बेटर वो हो रहा है प्रिपरेशन कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि स्कूल में नहीं हो पाता। तो तब ऐसे मेरे पेरेंट्स सोचे कि फिर इसके लिए भी मेरे लिए भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। फिर ऐसे अचानक से ऐसे कॉल आया था 10th के एंड तक कि ऐसे कोटा से ऑफर आया था कि भेजेंगे कि नहीं, ऐसा एक टेस्ट लेंगे, वो उसमें अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऐसे कोटा में ऐसे टॉप बैच में एडमिशन मिलेगा। तो पहले तो बहुत ही घबरा गए थे मेरे पेरेंट्स, बोले थे कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे भेज देंगे। तब तो 14-15 साल का ही था। बट फिर जो भी ऐसे भैया ने बहुत मोटिवेट किया, कि पुश किया कि एकदम से कि जाना ही चाहिए, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, पढ़ाई भी अच्छे से होगी और डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बहुत ही मुश्किल से फिर भेज दिया पेरेंट्स ने मुझे। तो फिर ऐसे 11th के स्टार्ट में मैं आया कोटा में। आके अब मतलब अभी जेन्युइन बात है कि बहुत ही डर सा ही था स्टार्टिंग में। फिर पता नहीं क्या होगा, इतना दूर आ तो गए, अब इसके बाद होगा क्या वो तो नहीं पता। अब एक तो आते ही हर जगह एक तो पोस्टर दिख रहे हैं लोगों के। हम्म। कोटा में वो कल्चर है, वो अब मेरे होम टाउन कोलकाता में तो नहीं है कि ऐसे इतना एडवर्टाइज हो रहा है हर जगह कंपटीटिव रिजल्ट्स और रैंक्स और ये सब। तो डर तो गया था मैं। पर ठीक है, जैसे जैसे क्लासेस शुरू हुई ऐसे लगा कि ठीक है, सब लोग मेरे जैसे ही है, मतलब मैं पीछे तो नहीं हूँ। आगे हूँ कि नहीं वो तो नहीं पता, पीछे तो नहीं हूँ कम से कम। तो ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करते करते बन बनते गया। हाँ, आप एकदम ईस्ट से निकल के, हिंदुस्तान के ईस्ट से निकल के और वेस्ट की तरफ आ गए थे। तो काफ़ी हाँ। दूर तो था घर से, कल्चर डिफरेंस भी होगा। आपको जो बहुत था। आपके शहर जैसा माहौल है वो यहाँ कोटा में नहीं दिखता होगा। लैंग्वेज भी था, मैं इतना हिंदी तो नहीं बोलता था, हिंदी हुँ। इतनी अच्छी भी नहीं थी मेरी। टूटी फूटी हिंदी बोलता था, फिर ऐसे वहां पे आके फिर और अच्छे से सीख लिया। तो आपको क्लास में पढ़ाई हुई बातें समझ में आती थी? आज जानना चाहूँगा मैं। वरना यहाँ पे कैसे होता। हाँ, नहीं ये बात तो है, लेकिन हिंदी में पढ़ाई का जो है समझाने का तरीका कोटा में यूजुअली हिंदी भाषी बच्चों के लिए ही ज़्यादा बेटर हम्म, रहता है। ऑल्दो टेक्निकल हम्म, तो सारी बातें इंग्लिश में होती हैं, हाँ हाँ। बट समझाने का तरीका जो है वो हिंदी में होता है। हाँ, मुझे कभी दिक्कत तो नहीं हुई। मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग तो मेरे को काफी अच्छा ही लगा था। ऐसे बहुत ही कैजुअल सेटिंग था, तो ऐसे कोई
घबराता नहीं था कुछ बोलने के लिए, जिसको जो मन में आया बोल दे रहा है। टीचर लोग भी एकदम ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बस अपना पढ़ाई करते रहो और बस सवाल पूछो, सीख लो, यही है। अच्छा ही था। वैसे मुझे ये बात याद है कि आपका जो बैच था हम्म। वो जितने भी टॉपर बच्चों के बैच मैंने पढ़ाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव और सबसे मतलब इसको मैं कहूँगा कि ऐसा बैच था जो एकदम अपनेपन की फील दिलाता था कि ये बच्चे मतलब ऐसे हैं कि जो कुछ भी कभी भी कोई बात कर सकते हैं, इनसे अपन भी कभी भी कोई बात कर सकते हैं, इनको प्यार कर लो, डांट लो, इनके साथ घूम लो, मज़े कर लो, मतलब सारी ही बातें आपके बैच के साथ चलती थी। और मोस्टली बच्चे ऐसे ही थे जो बहुत अच्छे अपनेपन के साथ जुड़े हुए थे और आज भी हैं। तो क्या ऐसा आपको बैच में लगता था? हाँ, बैच तो सर काफी लाइवली ही था। ऐसे टीचर लोग भी तो ऐसे कभी कुछ ऐसे छुपाते नहीं थे, ऐसे ओपन कम्युनिकेशन था, टू वे। बस ऐसे क्लास के बाद भी बात होती थी। फिर आपको अगर याद होगा, आप लोग हॉस्टल भी आते थे हमारे कभी कभी, आते याद थे। है बर्थडे वगैरह में, फिर कहीं मूवीज थिएटर्स में जाने के लिए भी आप लोग आते थे। तो उसके बाद तो ऐसे लगता नहीं था कि कुछ हायरार्की है, ऐसा लगता हाँ, था हाँ। मतलब बिल्कुल सही कहा तुमने कि भई अब हाँ। घर से भई बच्चे अगर इतना दूर रह रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा अपनापन तो देना ही पड़ेगा, अपने की तरह रखना पड़ेगा, तभी उनको अपनेपन का एहसास होगा। हाँ। और अगर उनको ये लगा कि नहीं, नहीं यहाँ तो कोई अपना है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से पढ़ाई में भी इफ़ेक्ट आएगा। सही बात। अच्छा, आपकी पढ़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा मतलब क्रूशियल जो चुनौतियाँ थीं, वो क्या थीं? वैसे मुझे याद आ रहा है, लेकिन आपके मुँह से भी सुनना चाहूँगा। हाँ, सबसे ज्यादा तो मैं बोलूंगा कि ऐसे क्या, कितना 11th तक याद तो रहे। 11th तक तो पूरा स्मूथ हो गया था। हाँ, 11 हाँ, मतलब शुरू के कुछ महीने में मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ वो एक्चुअली में कितना फायदा हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे याद है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि पहले से कोटा में थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि 11th से कोटा में आए थे मेरी तरह। हुँ। तो वैसे मैं देखा था कि थोड़ा लेवल डिफरेंस था कहीं ना कहीं में। वो 2 साल या 1 साल पहले कोटा में रहने के लिए जो भी वो अपलिफ्टिंग है वो आ गया था उन कुछ स्टूडेंट्स में, मेरे बैच के। तो स्टार्टिंग में तो वो काफी था कि ये जो डिफरेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो इसको मिनिमाइज कैसे करना है। तो हाँ, तो स्टार्टिंग के टेस्ट एग्जाम्स में भी ये दिख रहा था मुझे, रैंक्स उतनी अच्छी नहीं आ रही थी जितना बाद में आने लगे थे। तो ये सब था। फिर जैसे कि कितना टाइम देना चाहिए 3 सब्जेक्ट्स के बीच में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कि ऐसा किसी में अब जेन्युइनली कोई एक सब्जेक्ट होता है कि जिस जो किसी को पसंद आता ज्यादा, अब कोई होता है जिसको थोड़ा कम पसंद आता है। तो अब मन तो वही करता है कि जो पसंद आ रहा है उसको कर लेते हैं, बट अब वही है कि कैसे डिवाइड करें टाइम, किस बेसिस पे डिवाइड करें, ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो मैं तो यूजुअली ऐसा करता था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो हमेशा इक्वल रहे तीनों सब्जेक्ट्स में। मतलब भले ही पढ़ने में कोई सब्जेक्ट ज्यादा टाइम लगे, कोई सब्जेक्ट कम टाइम लगे, वो तो अभी पहले से नहीं पता कर सकते, पर एटलीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर सेम रखेंगे तो रफली कह सकते हैं कि चीजें इक्वल ट्रैक पे है। फिर ऐसे वो था कि कितना रिवीजन कितना करना चाहिए और क्वेश्चंस कितना सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या टाइम के हिसाब से करना चाहिए या फिर आराम से टाइम लेके करना चाहिए समझने के लिए स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। तो इसमें तो मैंने देखा था कि जब मैं कोई नया चैप्टर में सीख रहा हूँ या फिर नया चैप्टर सिखाया जा रहा है, तो मैं ये सोचता था कि क्वेश्चंस जब मैं कर रहा हूँ तो टाइम ना देखो, फोकस मेरा इस पे रहे कि कितना अच्छे से मैं समझ के उसको कर पा रहा हूँ, भले ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगे अभी क्योंकि इनिशियली सीखा हूँ उसको। पर अब जैसे कोई एग्जाम है, एग्जाम के पहले कोई चैप्टर रिवाइज करना है, तब मैं रफली रखता था कि हाँ चलो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखे मेरा उसमें। तो वही ऐसे ही चीजें डिवाइड करके। अच्छा, तो आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में ये बताया कि आपने अपना जो भी टाइम था पढ़ने का, वो तीनों सब्जेक्ट्स में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ। और क्या आप जैसे नोट्स रिवीजन वगैरह भी करते थे? हाँ, नोट्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और आप लोग भी बहुत अच्छे से, मतलब बहुत डिटेल्ड नोट्स तो हुआ करते थे कोटा में, ये तो मैं बोलूंगा। बस हाँ, इतना डिटेल्ड होगा, इतना इसलिए मैंने सोचा नहीं था क्योंकि इतना टेक्निकल फील्ड है, मेरे को लगा था कि इतना नोट्स पे फोकस नहीं होगा। बट नोट्स पे बहुत ज्यादा फोकस था, ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जब बाद में एग्जाम के स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब थोड़ा सा ही ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं, क्विकली बस जो चीज हाईलाइटेड है नोट्स में वो सब करके चले गए, उससे उसे बहुत फायदा हुआ। इनफैक्ट मैथ्स और फिजिक्स में भी जो कि बहुत ही प्रॉब्लम स्पेसिफिक, प्रॉब्लम हैवी टॉपिक्स हैं, उनमें भी ऐसे काफी टाइम मेरे को ऐसे नोट्स देखने पड़ते थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखने पड़ते थे कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जा रहा है। तो नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में आप नोट्स को वेटेज दोगे कि भाई रिवीजन होना चाहिए नोट्स का। बिल्कुल।
अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी तैयारी के टाइम पर जब प्रिपरेशन करते थे, तो अपनी कुछ हॉबीज़ या कुछ अदर देन पढ़ाई भी टाइम निकाल लेते थे, मैनेज कर पाते थे? या आपको उसकी मेरे को फैसिलिटी सर मिल पाती थी? मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर मैं कुछ नहीं करूँ तो एनर्जी चला जाएगा, फिर मैं 2 साल तक तो नहीं रख पाऊंगा। सही बात है। स्टार्टिंग में भले ही मैं स्टार्टिंग में मेरे को याद है मैं कुछ नहीं करता था, ऐसा एकदम से लग गया था कि हाँ बस यही करना है, फिर मेरे को ये दिखा कि एकदम से कि ये बहुत ही गलत कर रहा हूँ मैं तो, हुँ, इससे तो नहीं होगा। कि मतलब हर दिन अगर सेम ही चल रहा है, हर दिन ही वही सेम चीज कर रहा हूँ मैं, कुछ भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल रहा हूँ तो एकदम ही बर्नआउट हो जाएगा। हुँ, तो ऐसा गेमिंग का मुझे बहुत शौक था, हुँ, हुँ। बट ऐसा था कि गेम खेलने लायक चीजें थी नहीं कोटा में, उतना अच्छा लैपटॉप भी नहीं था, फोन वगैरह भी ये सब तो नहीं था। तो मैं ये करता था कि हर दिन ऐसा थोड़ा लंच के बाद 1 घंटा राउंड ऐसे यूट्यूब में गेम के कुछ स्ट्रीमर्स या वॉक थ्रू ये सब देखता था। हाँ, मुझे याद खेल है तो नहीं कुछ पा रहा। आपके दोस्त लोग ये खबरें देते रहते थे। हाँ हाँ। नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। मतलब आपको थोड़ा-सा अपनी हॉबीज़ के लिए या जिस चीज़ में आपका मन लगता है, जिससे आप रिफ्रेश फ़ील करते हो, वो काम हम्म, करना चाहिए। बट ये काम भी मुझे अंकन की बातों से ऐसा लग रहा है कि बहुत डिसिप्लिन वे में करने चाहिए कि भई ठीक है, आप अराउंड 1 आवर अपने किसी और हम्म, हॉबी पर या अपने आप को बर्नआउट से बचाने के लिए आप ये काम कर रहे हो। तो बिल्कुल सही किया आपने, अदरवाइज़ प्रॉब्लम भी हो सकती थी। थैंक यू सर। क्या कभी आपको प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा भी लगा कि शायद आपका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जो आपने सोचा है, या कभी आप मतलब कभी कोई ऐसा टाइम आता है या कोई ऐसा मोमेंट आता है कि पता नहीं अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा डिसीजन गलत हो जाए? आई थिंक कि सबके साथ ही होता ही होगा मल्टीपल टाइम्स, 2 साल के ड्यूरेशन में, कि पूरे टाइम उतना पॉजिटिविटी मेंटेन रखना तो आई डोंट थिंक पॉसिबल है। जब आप 50 या 100 टेस्ट दे चुके होते हैं, हम लोग मॉक टेस्ट ओवर 2 साल में, हर टेस्ट तो उतना अच्छा नहीं ही जाएगा। तो कभी कभी तो लगता ही है कि लो फील करते ही हैं लोग। तब तो हाँ, तब तो थोड़ा ऐसे वो लगता है कि वही ऐसे इंसान खुद को क्वेश्चन करता है कि क्या सब सही चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है तब बस भरोसा ही रखना चाहिए खुद पे कि जो भी हो जाए, बस अब यही मिशन है, अब ये करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, यही फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है, करना ही है एकदम से। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अपने दोस्त बाकी जो बैचमेट्स इनके इनका नहीं सुनना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब ये लोग कि कोई कभी अच्छा किया कोई कभी बुरा किया ये तो होगा ही। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जितना मैं मेरे बैचमेट से ये सब डिस्कस करूं, उतना ज्यादा ही मेरे को ऐसा लगता था कि मैं और थोड़ा लो फील कर रहा हूँ। अच्छा, तो बेस्ट है कि बस टीचर्स और पेरेंट्स के साथ ही डिस्कस कर लो, क्योंकि ये लोग भरोसा रख रहे हैं, और बस मेरे को अब खुद पे भरोसा रखना है, फिर तो वो बस हो जाएगा। गुड। तो ऐसे मोमेंट्स का आपने मतलब सामना इस तरह से किया कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स से और टीचर से डिस्कस किया, हाँ और इन दैट केस आपको इन चीज़ों से, इस नेगेटिविटी से उभरने में हेल्प मिली। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी सफलता में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस पर्सन को या किस सिचुएशन को या किस चीज़ को देना चाहेंगे? सिचुएशन में तो मैं बोलूंगा कि वो जो कोटा का ऑफर आया था वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। तो वरना आई डोंट थिंक अगर मैं कोलकाता में ही पढ़ा रहता तो शायद आईआईटी तक मिल जाता। बट आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस तो मैं बिल्कुल ही होप नहीं करता। मेरा ये होप भी नहीं था, मेरे को याद है 10th तक मैं बस यही मेरा एम था कि बस आईआईटी मिल जाए, इसके ऊपर तो मैं सोच ही नहीं रहा। फिर तो कोटा में जाके आप लोग ऐसे बताए, और फिर मेरे को याद है कुछ आप लोग ऐसे कभी कभी कोटा में पेरेंट टीचर मीटिंग ऐसे कुछ तो होता रहता था, तब ऐसे आप लोग ही बताते थे मेरे पेरेंट्स को कि इसका हो सकता है आईआईटी बॉम्बे में। तब मैंने ऐसा बिलीव करना शुरू किया कि ये सब पॉसिबल है, कि मैं कर सकता हूँ। ये थोड़ी स्टार्टिंग की बात है 11th के। हुँ, हुँ, तो हुँ। वही तो मैं बोलूंगा कि वो जो सिचुएशन या जो इवेंट जो क्रिएट हुआ था मेरे लाइफ में 10th के एंड में कोटा का, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग। और बढ़िया। पर्सन की बात है तो मैं तो मेरे भैया को ही बोलूंगा, क्योंकि नॉट ओनली वो मुझे कोटा आने के लिए पुश किए, बट तब भी काफी चीजों में हम लोग बहुत चीजें अभी भी बहुत चीजें डिस्कस करते हैं, पहले भी बहुत चीजें डिस्कस किया करते थे। ऐसे बहुत ही क्लोज फ्रेंड जैसे हैं मेरे मेरे भैया। तो कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कुछ भी होता था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान सकते हो। तो हाँ, भैया रहे मेरे लिए। ये मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि
ईश्वर ने आपको ऐसा भाई दिया जो कि आपके साथ एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं और आपको सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाती है। और आपकी भी इसमें एक अच्छी आदत है कि कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई नेगेटिविटी आई, आपने भैया से डिस्कस किया और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिला। तो ये आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हमेशा बना रहे। ये बताइए कि परीक्षा के टाइम, मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह होते थे, टेस्ट होते थे, उस टाइम पर जो स्ट्रेस होता था, तो ये किस लेवल पर आपको अफ़ेक्ट करता था और आप इससे बचते कैसे थे? मैं बोलूंगा कि एग्जाम के दौरान जो टेस्ट स्ट्रेस था उससे काफी ज्यादा एग्जाम के जस्ट पहले लगता था। हाँ, एग्जाम शुरू होने के जस्ट पहले ज्यादा स्ट्रेस लगता था। एकदम से ऐसे आज ही एग्जाम है मान लो दोपहर में, और सुबह के टाइम पे तो बहुत ही लगता था कि अब क्या होगा। तो उसमें तो ऐसा था कि बस अब जितना कम सोच सकते हैं एग्जाम के बारे में उतना ही बेटर है। ज्यादा उस टाइम पे पढ़ के तो कुछ होगा नहीं, जो पढ़ चुके हैं वो तो पढ़ चुके हैं। अब जो आगे जो बच्चा है बस वही है कि एक मतलब टाइम से बस पहुंच जाओ एग्जाम सेंटर में, खाना पीना कर लो अच्छे से, और एकदम बस उस माइंडसेट, जो एग्जाम का जो माइंडसेट है उसको बिठाने के लिए सबसे पहले खुद को शांत करना पड़ेगा। तो वही है बस कि जाके आराम से बैठ के सब कुछ भूल भाल के बस एग्जाम का वेट करना। अभी जैसे एग्जाम शुरू हो, स्ट्रेटेजी तो खैर कुछ खास था नहीं। पहले वही था कि पहले केमिस्ट्री से शुरू करना है, जितना जल्दी कर सकते हैं उसको उतना जल्दी निपटा लो। जितना हुआ हुआ, फिर मैं फिजिक्स करता था। फिजिक्स में भी सेम चीज, जितना जल्दी पहले एक फर्स्ट वेव ऑफ क्वेश्चंस में जितने हुए हुए, बाकी मार्क करके आगे बढ़ के मैथ्स होना है। फिर फाइनली मैथ्स में भी सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स में ही लगता था, अराउंड 50% टाइम तो उसी में लगता था। फिर उसको करके फिर बाद में जो जो क्वेश्चंस नहीं हुए फिर उनको वापस वापस आके फिर से रिवाइज करना, जो बच गए उनको फिर से करना। सच एग्जाम का स्ट्रेटेजी तो फिक्स्ड ही था मेरे लिए। मैंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया इसके साथ। सिंपल केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स इसी ऑर्डर में करते रहा हमेशा। ओके। तो मेरे को भी लगता है कि यही सिस्टम जो है सबसे ज्यादा फायदा दिया मुझे ओवरऑल। हाँ, और एक वो है कि कितना टाइम देना चाहिए क्वेश्चन पे बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको बाद में छोड़े। तो ये तो मेरे को मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के थ्रू ही आता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलता कितना करना चाहिए। वो 3 घंटा एक्चुअली लगता है कि 3 घंटा, बट जब आप एग्जाम में बैठते हो फिर पता नहीं चलता वो 3 घंटा कैसे जा रहा है, कितना तेज चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है। ये तो एग्जाम का एक्सपीरियंस ही है, देते देते ही पता चलता है। तो इस चीज में तो बहुत अच्छा है कि कोटा में इतने एग्जाम्स होते रहते हैं। आई थिंक हर कुछ हफ्ते में ही होते रहता है एग्जाम, बाद में तो और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। हुँ। तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव चीज है, मैं बोलूंगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको अपने अपने स्टूडेंट लाइफ़ में दोबारा जाने का मौका मिले, उस टाइम जी। को दोबारा जीने का मौका मिले, तो कौन-सी चीज़ आप चेंज करना चाहोगे या कोई और बात उसमें ऐड करना चाहोगे? ऐसे तो मैं दोबारा उस पर जाना नहीं चाहता बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल ही मन नहीं है मेरा तो वापस जाने का। लेकिन बाई चांस बट अगर आपको दोबारा से ही 8th 9th क्लास में पहुँचा दिया जाए? क्या क्या बदलना चाहूंगा तो मुझे लगता है कि जो मैंने 2 साल कोटा में बिताया है, आई थिंक वो सफिशिएंट था। मतलब मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि और जल्दी अगर मैं कोटा आ जाता तो। हुँ। फिर कोटा के फायदे हैं भले ही, बट मुझे ऐसा लगता है कि और जल्दी अगर मैं आ जाता कोटा तो शायद मैं मतलब यार फैमिली से और भी ज्यादा डिटैच हो जाता मैं। आई थिंक 2 years was sufficient for me। हुँ। किसी और के लिए भले ही कुछ भी अलग हो सकता है, जस्ट मेरा ओपिनियन ऐसा है, पर्सनल ओपिनियन। तो मैं बोलूंगा कि 2 साल कोटा वाज वेरी गुड। जो भी एक्सपेक्टेशन था सब कुछ रीच हुआ, एंड आई थिंक ये टाइम फ्रेम परफेक्ट था मेरे लिए। अच्छा, तो अब आप बाकी ओवरऑल प्रिपरेशन में तो मैं कुछ चीजें बिल्कुल चेंज करना चाहूंगा। हुँ। कोटा में मैंने जो जो चीजें की थी, एक चीज मैं बोलूंगा कि भले ही जो टेस्ट्स हैं, ऐसे मैं इनिशियली मेरा टाइम बस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में डिवाइड किया करता था। बट फिर मुझे 12th के मिड में जाके रियलाइज हुआ कि एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन मुझे टेस्ट के लिए भी रखना चाहिए। कि बस टेस्ट देना ही टेस्ट का अंत नहीं है। एक टेस्ट हुआ, फिर उस टेस्ट को एक बार उसके थ्रू जाना, टेस्ट के बाद भले 1-2 दिन बाद, कि कहाँ पे मैं गलती किया, कहाँ पे क्या चीज हुआ। और ये चीज मेरे को लगा कि ये मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि जब इतने टेस्ट हो रहे हैं मेरे,
जैसे मुझे जितना याद आ रहा है कुछ तो एपीटी होता था, एसीटी, एमसीटी, ऐसे पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट, बहुत टाइप के टेस्ट होते रहते थे। तो जैसे कोई किसी चैप्टर का टेस्ट है, अगर वो चैप्टर पहले भी हो चुका है किसी टेस्ट में, तो उस टेस्ट का पेपर निकाल के उस टेस्ट के क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू में करता सब्सिक्वेंट एग्जाम्स के पहले, तो मुझे लगता है बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक बार मेरे से नहीं हुए थे। तो टू फाइंड आउट कि अब मैं उनको कर सकता हूँ कि फिर अब भी मैं फेल कर रहा हूँ, वो चीज मैंने बहुत ही लेट स्टार्ट किया था। ये मुझे लगता है थोड़ा पहले स्टार्ट करना चाहिए था। यू मीन टू से कि टेस्ट की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। टेस्ट की अगर बहुत ही प्रॉपर जरूरी है। एनालिसिस हो जाती है तो हमें अपनी गलतियां समझ में आ जाती हैं। हम्म। तो ये एक चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान। हाँ, केवल एनालिसिस एनालिसिस तो बिल्कुल, और साथ में बाद के एग्जाम्स में के टाइम पे पुराने पेपर्स एक बार फिर से देख लेना जो जो तब नहीं हुए थे। वो लास्ट में जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं हाँ। सारे रिवाइज करना, टेस्ट के क्वेश्चंस देखना। यस। तो अच्छा, ये तो सब प्रिपरेशन की बातें हो गई। उसके बाद आपने जब एग्ज़ाम दिया, हम लोग आते हैं जेई मेन के एग्ज़ाम में। तो जेई मेन का एग्ज़ाम दे के आप आए, उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? फिर जेई एडवांस का आपने एग्ज़ाम दिया, उस समय क्या फीलिंग आई? तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मेरे ईयर में 4 अटेम्प्ट हुए थे जेई मेंस के। हम्म। 4 बार हुआ था, पर मैंने 2 ही बार दिया था, पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे मैंने। तो मेरा मेरा ऐसा कुछ एम नहीं था जेई मेन से, बट मेरा बस वो था कि मुझे एक सर्टिफिकेट, मेरा जो एक परसेंटाइल है, मैंने जो दिमाग में सेट करके रखा है, उसके ऊपर अगर क्रॉस हो गया तो मेरा हो गया, जेई मेंस का जो भी मेरा मिशन था वो क्लियर हो गया। उससे ज्यादा मैं, मतलब मुझे एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट करना है ऐसा कुछ नहीं था मेरा मेंस में। मेरा मेन फोकस एडवांस ही रहा था हमेशा। तो वही तो प्रिपरेशन थोड़ा अलग है, मतलब सिलेबस थोड़ा अलग है, पर मैंने कुछ अलग से खास प्रिपेयर नहीं किया था। तो ऐसे हमें कोटा में भी यही बोला गया था कि लेवल जो है अगर जेई एडवांस का हो जाएगा तो जेई मेंस का आराम से निकल ही जाएगा, ऐसा कुछ अलग से कुछ जोर डालने की जरूरत नहीं है। कितने कुछ परसेंटाइल आए एक्स्ट्रा, थे आपके जेई मेन में? पहले बार मुझे 99.98 आया था, सेकंड बार 99.99 क्रॉस हो गया था। तो मेरा एम वही था कि 99.99 परसेंटाइल के ऊपर लाना है। तो सेकंड अटेम्प्ट में पार हो गया, तो उसके बाद मैंने और नहीं दिया। ग्रेट। तो हाँ, तो सिलेबस में जो स्लाइटली जो डिफरेंस है वो भी मेरे टीचर्स ने तो मुझे बता दिया था कि ये चीजें अलग है। तो जेई मेंस के बस कुछ एक एक महीने पहले मैंने बस उन टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान दिया जो लोग केवल एक्सक्लूसिवली जेई मेंस स्पेसिफिक है। अब तो मुझे याद नहीं है खैर कौन कौन से टॉपिक्स थे हम्म। वो, बट हाँ, मेरे को ऐसा याद है कि कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं थे, कम ही थे, दस, जो कि एक दो महीने का टाइम इनफ है। तो बस उतना ही डाला था मैंने। और हाँ, बाकी तो रेगुलर जेई एडवांस का प्रिपरेशन ही था। फिर जेई मेंस खत्म हो गया, उसके बाद 2 अटेम्प्ट मैंने दिए, फिर ऐसे बोर्ड्स, अब मेरे ईयर में बोर्ड्स हुआ ही नहीं था। बोर्ड्स थोड़ा थोड़ा डिले होते गया, फिर वो एकदम से कैंसिल ही हो गया। और जेई एडवांस बहुत अक्टूबर में हुआ था। तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मोर देन 6 मंथ्स का टाइम था मेरे पास जेई मेन से जेई एडवांस के बीच में। बहुत ही ज्यादा टाइम था मेरे ईयर में स्पेसिफिकली। तो तब एटलीस्ट तब सिलेबस तो सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने का तो नहीं बचा। तो मेरा तब यूजुअली प्रिपरेशन ऐसा रहता था कि मैं ज्यादातर बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहता था। जहां से भी जो भी क्वेश्चन थे, मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहता था। मुझे याद है कि मैं मेरे टीचर्स को अलग से पूछता था कि जो डीबीपी शीट जो रेगुलर जो है उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स मिल जाए तो मुझे याद है कि ऑलमोस्ट सारे टीचर्स ने ही मुझे बहुत सारा मटेरियल दिया था, जो कि पहले कभी देखे भी नहीं थे हम लोग, एकदम ही ब्रांड न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस जो जो मुझे मांगने पे मिले थे। और वो उनका क्वालिटी काफी अच्छा था। और फिर मैंने देखा कि क्योंकि एक मल्टीपल सेट ऑफ रिविजन हो चुका है लर्निंग का, तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर का 90-95% याद है। बस जो थोड़ा मोड़ा जो हम भूल रहे हैं, वो मुझे लगता था कि क्वेश्चन सॉल्व करने के थ्रू ही पता चल जाएगा कि क्या कहाँ पे दिक्कत है। तो मैं बस ज्यादातर बस क्वेश्चन ही सॉल्व करते गया वो 6 महीने जितना भी टाइम मेरे पास था। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि आपको एडवांस के लिए प्रिपरेशन का बहुत टाइम मिल गया। हाँ, बहुत यूजुअली टाइम मिल इतना गया। टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, नहीं और मिल उसमें पाया। आपने सारे नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस भी करी। लेकिन इसमें मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि इतने टाइम को कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इतने टाइम में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पढ़ते हुए। हम्म। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा। और मुझे याद आ रहा है कि जब भी हम लोगों की चर्चाएँ होती, डिस्कशन होता था, तो आप लोगों में एनर्जी एक अलग ही रहती थी।
कि भाई सर पढ़ाई करना, जैसी एनर्जी डे 1 वैसे ही एनर्जी लास्ट डे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सफ़र के शुरुआत में जो आपका मोटिवेशन है और लास्ट तक अगर वही रहता है, जबकि बीच में इतनी सारी स्ट्रगल आ जी चुकी हैं, कोविड आ गया, हाँ जी ढंग से ऐसा लग रहा है कि शायद पढ़ाई नहीं हो पाई, उसके बावजूद हाँ भी ऐसा रहा, ये काफ़ी बढ़िया रहा। तो बहुत अच्छा लगा। और फिर जब आपका जेईई एडवांस आपने दिया, तो आपको क्या हाँ। लग रहा था, किस तरह की रैंक आपकी आ सकती है? अच्छा, जस्ट एग्जाम देख के मुझे तो लग रहा था टॉप 20 टॉप 30 तो लग रहा था मुझे, बेस्ड ऑन जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैंने काफी किए थे, पिछले 10-15 साल के तो किए ही थे। तो वो सब देख के और लोगों के कितने मार्क्स आते हैं वो सब देख के ऐसा लग रहा था कि जितना परसेंटेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर की, तो ऑलमोस्ट सारे कोचिंग्स ही निकाल देते हैं विद इन अ डे। तो मेरे फिर ख्याल से 300 के आसपास मार्क्स थे आपके। हाँ हाँ, 297 था, 297 360 था। में। हाँ, तो वही, हाँ, तो रफली वही 300, तो मैं सोच रहा था कि टॉप 20-30 हो जाना चाहिए। बट फिर ऐसा लगा कि क्योंकि 6 महीने का टाइम मिला, तो केवल मुझे फायदा नहीं हुआ, सबको ही पूरे हुआ। देश को फायदा हो गया। हम्म। हाँ वही, तो वही, तो फिर वो खिसक के 67 पे आ गया। स्टिल ऐसे जिस दिन रिजल्ट आया मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जो हो सका था इससे बुरा हुआ, अच्छा हुआ, नहीं, ऐसे एग्जाम हो गया, मैं बहुत ही चिल था एकदम ही। फिर मैं घर पे चला गया, सब कुछ सही से था। फिर जब रिजल्ट आने वाला था उस टाइम पे हमें फिर से कोटा बुला लिए गए थे सेलिब्रेशन के टाइम पे। तो हाँ, मुझे कभी ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कुछ अंडर परफॉर्म किया ऐसा। बट हाँ, मेरा एक्सपेक्टेशन टॉप 20-30 था। अच्छा, तो आपका जो रिजल्ट रहा, वो आपकी स्टार्टिंग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो नहीं, लेकिन बाद के हिसाब से आपको अच्छा ही लगा। और मुझे याद है जब आईआईटी बॉम्बे आपको मिल गया था कंप्यूटर साइंस, तो आप हाँ बहुत ज़्यादा खुश थे। और मतलब इतना खुश तो यस, आप रिजल्ट के टाइम पे भी शायद नहीं हुए थे, हाँ हाँ, वही ऐसा वही। लग रहा है तो मुझे। पहले, हाँ, पहले मुझे दिल्ली मिला था, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस, हाँ। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में लकीली एक सीट खाली हो गया, और वही सीट मुझे मिल गया। तो फिर मेरा बॉम्बे में हो गया था। तो मेरे ख्याल से लक भी अंकन उनको ही फॉलो करता है, या उन्हीं को सपोर्ट करता है जो अपना रास्ता खुद बनाने की दम रखते हैं। आपने इतनी मेहनत करी, तो एट द एंड थोड़ा सा सपोर्ट मिलना ओबियस था, वो आपको मिला। और इस बात की खुशी अच्छा आपको भी हुई, और आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को हुई। आपके हाँ जी पेरेंट्स को, बिल्कुल। भाई को ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा हुई होगी, और आपके जी टीचर्स को, सबको हुई होगी हाँ। इसकी खुशी। अच्छा, कोई मतलब ये बताइए कि आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है? सक्सेस को आप किस तरह से देखते हैं? जीवन में अगर सक्सेसफुल बनना है, तो हम्म, आप क्या बनना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि कोई एक बहुत ही हार्ड या अपने को बहुत ही एकदम ऐसा ऐसा माइंडसेट रखना कि ये चाहिए तो चाहिए, ये नहीं हुआ तो एकदम बर्बाद हो जाएंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि जो प्रोसेस है उसमें कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है इंसान का, भले ही अब वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरों के, वो मैच नहीं, भले ही नहीं हो पाया या जो भी हुआ, जो ओवरऑल प्रोसेस है उसमें अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो और क्या ही होता है सक्सेस में। मतलब मैं भी ऐसे जब 2 साल के लिए आया था, मुझे भी ये तो नहीं पता था कि क्या होगा मेरे साथ एंड में 2 साल बाद। बट एटलीस्ट ओवर द 2 years मैं इम्प्रूव किया जिसमें मुझे करना था, जो मेरा गोल था उसमें मैं पास गया। तो मुझे लगता है कि वो ही काफी बड़ी चीज है कि जो सोचा उसके ऊपर मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके मेरे गोल के पास जा रहा हूँ मैं, हर दिन कुछ ना कुछ करके। तो मुझे लगता है दैट्स वेरी गुड एनफ। तो चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे पूछते हैं कि भई आपने एक सफलता हासिल करी, जो कि अपने आप में इस देश में बहुत बड़ी सफलता है। आप आईआईटी जेईई एडवांस में टॉप 100 रैंक में सिलेक्ट हुए, आईआईटी बॉम्बे से आपने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करी। उसके बाद आप वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी में, साउथ कोरिया सैमसंग में काम कर रहे हैं। तो अब आगे आपका क्या मंजिल है? आगे आप और क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अगर आप इसको बताने में संकोच करें तो रहने दें, लेकिन फिर भी हाँ मतलब नहीं, आगे का क्या गोल है? हम्म, जैसे अभी इस पॉइंट पे मेरा तो कोई ऐसे एकदम ही दिमाग में एकदम ही सोच के तो नहीं रखा हूं मैं गोल अभी, क्योंकि बहुत ही कम टाइम हुआ है इस कंपनी में। तो अभी तो मेरा प्लान है कि यहीं पे सैमसंग में थोड़ा टाइम रहने के लिए, और खुद का पर्सनल ग्रोथ जो है वो देखूं मैं इस कंपनी में ही। पर अभी मेरा ऐसा है कि हाँ, मुझे भी ऑब्वियसली जो लैडर है मेरे फील्ड का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, इसमें मुझे क्लाइंब करना है, थोड़ा और ऊपर उठना है। अभी एकदम ही जूनियर पोजीशन पे हूँ मैं।
तो इसमें थोड़ा और सीनियरिटी गेन करूँ, थोड़ा और ऐसे लीडरशिप एक्सपीरियंस मिले, थोड़ा और बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स मिले। यही यही सब को तो मैं अभी मतलब यही सब के ऊपर मैं अभी आशा रख रहा हूँ। हाँ, तो अभी एज तो सच। आपको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कंपनी में जॉब शुरू हाँ। किए। यस। हाँ, नहीं बिल्कुल अभी तो काफ़ी दूर जाना है। तो अभी किस तरह का काम कर रहे हैं आप? क्या आपका रहता है वहाँ पे? अब अभी तो मैं जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो ऐसे सैमसंग अकाउंट का प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टीम में हूँ मैं। ओके। तो कोडिंग बेस्ड ही काम है पूरा। जो मेरा फील्ड था उसी फील्ड में ही मुझे काम मिला है। और आपका यही सपना था, इसी तरह के काम को आपको करना था आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस के बाद? हाँ हाँ। मैं मुझे मेरे फील्ड मतलब मुझे कोडिंग बेस्ड जॉब में ही जाने का था, और वही मुझे जॉब मिला और काफी अच्छा सा मिला, तो आई एम सेटिस्फाइड मुझे जो जॉब मिला है। बाकी मैं बोलूंगा कि इसके पहले तक जो भी ऐसे कोटा में जाने से लेकर के जॉब मिलने तक मेरा हमेशा ही कोई ना कोई गोल रहा था। जब कोटा में था तो आईआईटी मिलना है, फिर आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिलना है, फिर आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में जाके फिर एक इंटर्नशिप अच्छा मिलना है, फिर अब्रॉड जॉब लगना है। अभी ऐसे बहुत साल बाद अभी ऐसे लगता है कि अभी एज सच मेरे दिमाग में कोई इमेज नहीं है जो मुझे चाहिए। ओके। मुझे मैं बस ओवर द टाइम एक्सप्लोर करके बस खुद का पर्सनल पर्सनल ग्रोथ का होप कर रहा हूँ। तो अभी आपको खूब सीखना है। और क्या आपने हम्म। ऐसा भी सोचा है कि आपको आगे भी कुछ एजुकेशन में भी कुछ और करना है, पढ़ाई कोई और डिग्री वगैरह, या मास्टर्स, या मान लीजिए मैनेजमेंट डिग्री, इस तरह का कुछ करना है आपको? फिलहाल तो मैंने नहीं सोचा इस बारे में। अगर आगे कभी जरूरत पड़े और एकदम लगे कि इससे बहुत ग्रोथ का फायदा होगा और ये सब होगा, तो हाँ जरूर, मैं ऐसे मेरे ऑप्शंस क्लोज नहीं किया हूँ उस पॉइंट पे। बट हाँ, अभी नियर फ्यूचर में तो मैं नहीं सोचा हूँ। और अभी मैं ऐसे इंडिया जाने का भी नहीं सोचा हूँ, प्रॉब्लली मैं अब्रॉड ही रहूंगा अभी काफी टाइम तो। अच्छा, आपको अब्रॉड में ही मतलब सेटल होना अच्छा लगेगा? हाँ, मुझे तो वही लगता है, मुझे इंडिया जाने का तो एज सच कुछ मतलब अट्रैक्शन नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया है। तो हम्म। भाई आपका काम जिस तरह का है, अगर उस तरह की फैसिलिटीज़ आपको जहाँ मिल रही हैं, मेरे ख्याल से आपको वहीं सेटल भी होना चाहिए। क्योंकि जब बढ़िया मन से काम करेंगे, खुश होकर काम करेंगे, जो चाहिए वो काम करेंगे, तभी हम्म। जीवन में अच्छा कर पाएंगे, 100% दे पाएंगे अपने काम में। अच्छा, आजकल जो स्टूडेंट आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपका कोई सजेशन, कोई संदेश? तो, अभी जो लोग कर रहे हैं अभी तो खैर अभी बहुत ही ऑनलाइन डोमेन पे शिफ्ट हो गया है प्रिपरेशन तो। बिल्कुल सही कहा ये आपने। और हाँ, तो वही अभी जो पोस्ट कोविड जो शुरू हो गया वही चल ही रहा है। आई डोंट थिंक वो फिर से बैक टू ऑफलाइन हो पाया, और आई डोंट थिंक और आगे भी हो पाएगा। ये ऑनलाइन का ये शायद बढ़ते ही जाएगा जो भी हो रहा है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि इस ऑनलाइन के जहाँ पे फायदे हैं उतना नुकसान भी है। कि एक स्टूडेंट लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं अभी सबके। अभी ऐसा है कि इतना ज्यादा ऑनलाइन डोमेन है कि बिना स्मार्टफोन वाईफाई के तो अभी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो ये तो अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि कट ऑफ एकदम डिजिटल डिटॉक्स और ये सब तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वही अब खुद को ही जितना हो सके कंट्रोल रख के एज मिनिमल ऑनलाइन यूजेज रख के उस पर प्रिपेयर करना है। बाकी ऑनलाइन के जो एक्चुअल फायदे हैं, जैसे 24/7 डाउट सॉल्विंग वगैरह है, फिर जब अपने मर्जी से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं अगर रिकॉर्डिंग्स हैं, हाँ, फिर किसी को कुछ पूछना है डाउट सॉल्विंग वो सब भी अभी जब मर्जी कर सकते हैं। तो ऐसा फ्लेक्सिबल हो गया है रूटीन बहुत। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को काम में ले आ सकते हैं कि किसी को अगर सुबह ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है या फिर शाम को अच्छे से ज्यादा पढ़ाई होती है, जिस पॉइंट पे उसको ऐसा लगता है वो अपना रूटीन वैसे सेट कर सकता है। अब कहीं आना जाना नहीं पड़ रहा है, घर पे बैठ के ही आप जो मर्जी कर सकते हो, जो भी सीखना है जो भी प्रैक्टिस करना है आप कर सकते हो, तो आपका टाइम से हो रहा है। तो ये सब चीजें तो इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा इस पे नहीं सोचने कि अभी मैं आज जो कर रहा हूँ उसका मेरा कितना फायदा होगा 2 साल बाद। बट ओवरऑल बस ये सोचने कि हर हफ्ते वो स्टूडेंट इंप्रूव करते रहे। क्या जहां भी उसको लगे कि वो थोड़ा पीछे है, जहां भी उसको लगे कि उसको डर लग रहा है, तो वो सब चीजें वो ओवर द टाइम करते रहे। बस ये इस पे ना सोचे कि कितना फायदा होगा या कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, वो ना सोचे। ये सोचे कि बस ये एक चैप्टर है और इसको मेरे को अच्छा करना है। डजेंट मैटर कि कितना वेटेज है इस चैप्टर का फाइनल एग्जाम में, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं तो मेरे को इसका इसमें अच्छा करना है।
एंड हाँ, वही जो मैं बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही इक्वल ही वो देना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ये नहीं दिखता कि आप किस कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा किए हो या खराब किए, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल मार्क, टोटल मार्क्स ही एवरीथिंग है इसके एग्जाम में। तो अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेना चाहिए टाइम को। और टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक टेस्ट है बस दे दिया और एक टेस्ट खत्म हो गया तो टेस्ट से मेरा रिलेशन खत्म है, ऐसा नहीं। टेस्ट का एनालिसिस और वो सब भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी, वैसे अभी मैंने शेयर किया था कि मुझे अभी भी लगता है कि टेस्ट का एनालिसिस मुझे थोड़ा और इम्पोर्टेंटली करना चाहिए हम्म। था। तो मैं, हाँ, यही सब बोलते रहूंगा। बाकी वो भी है कि कितना टाइम लर्निंग पे डालना है, कितना टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग पे डालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी देखना चाहिए कि किस लेवल तक, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा ही जो कि आपका छूट जाएगा। पॉसिबल नहीं है 100% करना किसी कोई भी सब्जेक्ट में। फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। आपका एग्जाम के दिन भी आपको लगेगा कि आपका ये थोड़ा और कर लिया होता तो बेटर होता। तो ये तो नेवर एंडिंग है, ये तो कुछ नहीं कर सकते। तो बेस्ट है कि जिन चीजों में आपको लगता है कि आप ज्यादा लैग कर रहे हो उनमें उनको थोड़ा इंप्रूव कर लो। तो दोस्तों, ये हैं अंकन सरकार, जिन्होंने जेई एडवांस, आईआईटी जेई एडवांस 2021 में बहुत बढ़िया रैंक 67 एआईआर हासिल करी। और आज अपने जीवन के बारे में, अपनी प्रिपरेशन के बारे में इन्होंने कुछ बातें आपसे शेयर करी। इनके लिए मैं कहना चाहूँगा, किताबों से दोस्ती करके सपनों को साकार किया, हर मुश्किल से लड़कर तुमने अपने हौसलों को निखार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकन सरकार आपको। आपने बहुत बहुत हमारे धन्यवाद सर। श्रोताओं को इतना समय दिया, और बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद आपसे इतनी बातें करके। जी तो सर, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू। आप हमेशा खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, और आपने चाहें जो गोल हासिल किया है और आगे भी करेंगे, अभी आपके दिमाग में हो या ना हो, लेकिन वो सारे गोल्स में आपको सफलता मिले, यही मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हैं आपके लिए।